Hi all, welcome back. So let's start with the concept of composite supplies. तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट क्या है? अगर मैं सप्लायर ऑफ फूड हूं, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने किसी को 500 केजीज या 1000 केजीज चिप्स सप्लाई की, ठीक है. तो मेरे सप्लाई में क्या क्या इन्वॉल्व है ये चीजें हम देखेंगे, ठीक है. तो मैंने क्या सप्लाई की? चिप्स. ओके. चिप्स को मैंने किस में पैक किया? मान लीजिए प्लास्टिक बैग में, ठीक है. फिर मैंने क्या किया? इसको ट्रांसपोर्ट किया बायर के प्रीमाइसेस तक, और मैंने इस ट्रांसपोर्ट को क्या किया? इंश्योर, ताकि अगर रास्ते में कोई भी लॉस हो तो मैं इंश्योरेंस के थ्रू उसको कवर कर सकूं, ठीक है. और ये जो टोटल थी सप्लाई, इस टोटल सप्लाई का मैंने वैल्यू लगाया 20,000 रुपीज, मान लेते हैं 2 लाख रुपए, ठीक है. तो अब क्वेश्चन ये है कि मैं रेट ऑफ टैक्स क्या लगाऊं. मान लीजिए जो 2 लाख का मैंने कोटेशन दिया बायर को, उसमें से 1,80,000 वॉज चिप्स का प्राइस, 10,000 was packing material, 5,000 was transport and 5,000 was insurance, मान लेते हैं, ठीक है. अब चिप्स पे लगता है जीएसटी 5%, प्लास्टिक बैग पे लगता है 18%, इंश्योरेंस पे लगता है 18%, ट्रांसपोर्ट पे लगता है 5%. तो मैं टैक्स रेट कौन सा लगाऊं? जो मैंने 2 लाख का अमाउंट चार्ज किया है उस पर मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स. मैं क्या सप्लाई कर रहा हूं? चिप्स सप्लाई कर रहा हूं. लेकिन किस में सप्लाई कर रहा हूं? प्लास्टिक बैग में. और क्या, मैं उसको ट्रांसपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूं. और क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? इंश्योरेंस, क्योंकि मैंने जो गुड्स सेल किया उसको क्या किया? मैंने इंश्योर किया और फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको डाला, ठीक है. तो जो 2 लाख रुपए है उस पर जीएसटी रेट कौन सा लगाऊं? 5% लगाऊं या 18% लगाऊं? तो ये क्वेरी थी. इस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए 2 कंसेप्ट्स लाए गए, जिसमें से एक है कंपोजिट सप्लाई और दूसरा है मिक्स्ड सप्लाई. ठीक है. तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? व्हेन आई एम सप्लाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. तो हमारे केस में क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस. इंश्योरेंस क्या है? सर्विस. पैकिंग मटेरियल क्या है? गुड्स. चिप्स क्या है? गुड्स, ठीक है. तो इस केस में रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाएंगे? तो कंपोजिट सप्लाई का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है, व्हेन यू आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज और अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब इन गुड्स को और इन सर्विसेज को अलग अलग सप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, और जो गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन हम सप्लाई कर रहे हैं उनमें से एक क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, और बाकी सारे क्या है? एंसिलरी सप्लाईज. मतलब एक कंपोनेंट जो है, जो कि हमारे एग्जांपल में क्या है? चिप्स. चिप्स क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, और इंश्योरेंस, पैकिंग मटेरियल और ट्रांसपोर्ट वो क्या है? एंसिलरी सप्लाईज. मतलब जो बाकी के सप्लाईज हैं वो मेन सप्लाई पे डिपेंडेंट हैं. तो जो मेन सप्लाई है उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सप्लाई, और जो बाकी के सप्लाई है उसको हम कहेंगे एंसिलरी सप्लाईज. मतलब अगर चिप्स का ऑर्डर आया तभी तो हमें उसको पैक करना पड़ा, यानी प्लास्टिक मटेरियल यूज किया, तभी तो हमको ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अवेल करनी पड़ी, और तभी तो हमने इंश्योरेंस लिया. अगर चिप्स का ऑर्डर नहीं आता तो क्या ये सब होता? ये सब नहीं होता. तो चिप्स क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, और बाकी सारे सप्लाईज क्या है? एंसिलरी सप्लाईज, जो कि सप्लाई ऑफ चिप्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है. तो कंपोजिट सप्लाई ये कहता है कि
जब आप ऐसा गुड्स और सर्विस का कॉम्बिनेशन सप्लाई करो जिसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई है और बाकी सारे क्या है, एंसिलरी सप्लाईज, तो अप्लाई रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई ऑन टोटल वैल्यू। मतलब इस केस में क्या है, गुड्स के सप्लाई पे बाकी के सर्विसेज क्या है, डिपेंडेंट है। प्रिंसिपल सप्लाई पे बाकी के जो एंसिलरी सर्विसेज क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो रेट कौन सा लगाना है, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगाना है। मतलब 2 लाख पे कौन सा रेट लगेगा, 2 लाख पे लगेगा 5%, जो कि किसका रेट है, चिप्स का रेट है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो ये हुआ कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होता है, यू आर सप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। मतलब मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स सप्लाई किया, जिसमें आपने देखा होगा दिवाली के फूड पैक्स बनते हैं, जिसमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट होता है, ठीक है, चॉकलेट्स होती है ना, नमकीन होता है, ठीक है। तो इस तरीके के फूड पैक्स बनाए जाते हैं। तो क्या इस केस में एक फूड प्रोडक्ट दूसरे फूड प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट आप अलग से भी सप्लाई कर सकते हो, चॉकलेट्स आप अलग से भी सप्लाई कर सकते हो, नमकीन आप अलग से भी सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ड्राई फ्रूट पे लगता है 18% टैक्स, नमकीन पे लगता है 5% टैक्स, चॉकलेट पे लगता है 5% टैक्स, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मान लीजिए टोटल वैल्यू है 2,20,000 रुपए। टोटल वैल्यू कितनी है इस पैक की, 20,000 रुपीज। तो रेट कौन सा लगेगा, तो मिक्स्ड सप्लाई के केस में जहां पे जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हम सप्लाई कर रहे हैं और एक गुड्स दूसरे गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई या एंसिलरी सप्लाई जैसा कुछ भी नहीं है, सारे गुड्स क्या है, जस्ट एक कॉम्बो पैक बना के आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और आप चाहो तो इन गुड्स को क्या कर सकते थे, आप अलग अलग सेल भी कर सकते थे, ठीक है। तो इस केस में रेट कौन सा लगेगा, तो मिक्स्ड सप्लाई का कंसेप्ट ये कहता है अप्लाई हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। तो हमारा जो गुड्स का कॉम्बिनेशन है उसमें हाईएस्ट रेट कौन सा है, 18%। जो 20,000 है जो कि बेसिक वैल्यू है, उस पर जीएसटी कितना लगेगा, 18% लगेगा। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई, आप क्या कर रहे हो, सप्लाई, यू आर सप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज, और कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरिन वन सप्लाई इज प्रिंसिपल एंड अदर इज एंसिलरी। तो उसको क्या बोलेंगे हम, कौन सा केस होगा, कंपोजिट सप्लाई का केस। और कंपोजिट सप्लाई के केस में रेट कौन सा लगेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। लेकिन यू आर सप्लाइंग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वेरिन नो सप्लाई इज प्रिंसिपल एंड नो सप्लाई इज एंसिलरी। सभी क्या है, इंडिपेंडेंट सप्लाईज है, यानी सबको अलग अलग भी सप्लाई किया जा सकता था। एक आपके सप्लाई का एक गुड्स दूसरे गुड्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मिक्स्ड सप्लाई। और मिक्स सप्लाई के केस में जो हाईएस्ट रेट होगा वही आपका जो बेसिक वैल्यू है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ रहा है? फाइन, रीड करते हैं। In certain cases, supplies are not such simple and clearly identifiable. Some of the supplies are a combination of goods or a combination of services or combination of goods and service both, and each individual component of such supplies may attract a different rate of tax. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है गुड्स के और सर्विसेज के जो कॉम्बिनेशन आप सप्लाई कर रहे हो उनमें क्या है, सबके रेट ऑफ टैक्स क्या है, अलग अलग है, ठीक है। इन सच अ केस द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेविड ऑन सच सप्लाईज मे बी अ चैलेंज। रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगाना है, ये क्या है, एक क्वेरी है। इट इज फॉर दिस रीजन जीएसटी लॉ आइडेंटिफाइज कंपोजिट सप्लाईज एंड मिक्स सप्लाईज एंड प्रोवाइड्स certainty in respect of tax treatment under GST for such supplies। तो GST लॉ ने कौन से कंसेप्ट्स लाए,
कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का, जिससे क्या कर पाओगे आप, कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो उसमें रेट कौन सा लगाना है ये आप डिटरमाइन कर पाओगे। ठीक है। कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट। कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? ठीक है, तो कंपोजिट सप्लाई की दो कंडीशंस, इट कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ और एनी कॉम्बिनेशन देयरऑफ। क्या होना चाहिए? सप्लाई ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस एंड दे शुड बी नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। कैसा होना चाहिए? नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब यूजुअली बिजनेस में ये सप्लाईज एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। दे आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, इन कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर। यानी गुड्स सप्लाई करोगे तभी तो ट्रांसपोर्ट सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तभी तो पैकिंग मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तभी तो आपको गुड्स का इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। ठीक है। तो जो बाकी की तीन सप्लाईज है सर्विसेज की और पैकिंग मटेरियल की, वो किस पे डिपेंडेंट है? जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उस पे डिपेंडेंट है ना। तो कंपोजिट सप्लाई के केस में क्या है? नेचुरली बंडल्ड एंड सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। यानी जो भी आप कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हो उसमें से एक सप्लाई कैसा होना चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई, और बाकी जो सप्लाईज है वो कैसे होने चाहिए? एंसिलरी सप्लाईज। हमारे केस में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? चिप्स। एंसिलरी क्या थे? ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एंड पैकिंग मटेरियल। फाइन। द एलिमेंट्स इन अ कंपोजिट सप्लाई आर डिपेंडेंट ऑन द प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है। एंसिलरी जो सप्लाईज होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्रिंसिपल सप्लाई पे। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट्स the predominant element of composite supply and to which any other supply forming part of the composite supply is ancillary। ठीक है, सेम चीज लिखी है। अब क्या बोला है? हाउ टू डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी कैसे डिराइव करेंगे? टैक्स रेट कौन सा लगाएंगे, है ना। अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर सप्लाईज, वन ऑफ विच इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, shall be treated as supply of such principal supply। क्या बोला है? कॉम्बिनेशन जब आप सप्लाई करो और उनमें से एक अगर प्रिंसिपल सप्लाई है तो पूरा जो टोटल सप्लाई है, यानी जो कॉम्बिनेशन आपने पूरा सप्लाई किया 2 लाख रुपए का, उसको क्या मान लिया जाएगा? सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब आपने क्या सप्लाई किया? प्रिंसिपल सप्लाई किया, और उस पर रेट कौन सा लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा। मतलब रेट कौन सा लगेगा? जो आपका कॉम्बिनेशन है उसमें जो आपका मेन गुड्स है, जो मेन कंपोनेंट है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सप्लाई। हमारे केस में क्या था? चिप्स। तो रेट किसका लगेगा? चिप्स का रेट लगेगा। ठीक है। हाउ टू डिटरमाइन वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर्विसेज और गुड्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बंडल्ड है, ऐसा कैसे पता पड़ेगा? ठीक है, कि सब ऑर्डिनरीली एक साथ ही सप्लाई होते हैं और एक सप्लाई दूसरे सप्लाई पे क्या है? डिपेंडेंट है। ऐसा कैसे पता पड़ेगा? ठीक है। सो वेदर द सर्विसेज आर बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वुड डिपेंड अपॉन द नॉर्मल और फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस फॉलोड इन द एरिया ऑफ बिजनेस टू विच द सर्विस रिलेट। मतलब जो बिजनेस प्रैक्टिस चल रही है उस बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि बिजनेस में जनरली इन गुड्स को और इन सर्विसेज को कॉम्बिनेशन में ही सप्लाई किया जाता है। ठीक है। तो जनरल ट्रेड प्रैक्टिस जो चल रही होगी उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि जो सप्लाई हो रहा है वो कंपोजिट सप्लाई है या वो मिक्स्ड सप्लाई है। फाइन। सच नॉर्मल एंड फ्रीक्वेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड इन द बिजनेस कैन बी ascertained फ्रॉम सेवरल इंडिकेटर्स, सम ऑफ विच आर लिस्टेड बिलो। ठीक है। सो द इंडिकेटर्स आर परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रिसीवर। जो कंज्यूमर है या जो सर्विस रिसीव करने वाला है, जो गुड्स रिसीव करने वाला है, उसके परसेप्शन पे, मतलब उसको पता है कि गुड्स रिसीव करूंगा तो साथ में उसमें ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, मशीन लूंगा तो साथ में उसका इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह सब कुछ क्या होगा? इंक्लूड ही होगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? कॉम्बिनेशन इन विच मशीन इज प्रिंसिपल एंड इंस्टॉलेशन एंड इंश्योरेंस एंड पैकिंग मटेरियल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर ऑल एंसिलरी। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल। मतलब जो मेजॉरिटी बिजनेसमैन है
जो मशीन सेल करते हैं या जो उस तरीके के गुड्स सप्लाई करते हैं, वो सभी इन गुड्स और सर्विसेज को क्या सेल कर रहे हैं? कॉम्बिनेशन में ही सेल करते हैं, कॉम्बिनेशन में ही सप्लाई करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्पोजिट सप्लाई। एग्जाम्पल, पोशाक मैन्युफैक्चरर्स एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ चीकू लिमिटेड for supply of ready-made shirts packed in designer boxes at चीकू लिमिटेड outlet। पोशाक को चीकू लिमिटेड को क्या सप्लाई करने? रेडीमेड शर्ट्स। फर्दर पोशाक मैन्युफैक्चर वुड ऑल्सो गेट देम इंश्योर्ड ड्यूरिंग ट्रांजिट। ट्रांजिट इंश्योरेंस लेगा, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस लेगा। इन दिस केस सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ठीक है, क्या क्या है हम लोग देख रहे हैं, गुड्स भी सप्लाई कर रहा है और किस में? डिजाइनर पैकिंग मटेरियल में। ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस, तो इसमें मेन सप्लाई कौन सा है? प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स। एंशिलरी कौन सा है? पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस। तो ये कैसा सप्लाई हुआ? कंपोजिट सप्लाई, वेर इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो रेट किसका लेंगे? जो गुड्स पे रेट लगेगा वो टोटल अमाउंट पे लेंगे। When a consumer buys a television set and he also gets mandatory warranty, आप टीवी बाय करते हो, ठीक है, तो साथ में वारंटी आती है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आता है विद अ टीवी, ठीक है, तो टोटल प्राइस में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी सब क्या होता है? इंक्लूडेड। सो दिस सप्लाई इज ऑल्सो व्हाट? कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि मेन सप्लाई क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई टीवी। वारंटी और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ये क्या आता है? टीवी के, न्यू टीवी के साथ आता ही है। तो क्या हुआ? ये प्रिंसिपल सप्लाई एंड एंशिलरी सप्लाईज का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इन दिस एग्जांपल सप्लाई ऑफ टीवी इज प्रिंसिपल सप्लाई, वारंटी एंड मेंटेनेंस आर एंशिलरी। नेक्स्ट, अ ट्रैवल टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली मे इंक्लूड सर्विस ऑफ फूड बीइंग सर्व्ड ऑन बोर्ड। ठीक है, ट्रैवल टिकट है मुंबई टू दिल्ली का, उसमें फ्री क्या आ रहा है? फूड सर्विस ऑन बोर्ड, फ्री इंश्योरेंस, ठीक है, फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस एंड द यूज ऑफ एयरपोर्ट लॉन्च। ठीक है, इन दिस केस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर constitutes the predominant element of composite supply। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई, एंड ऑल अदर सप्लाईज आर एंशिलरी। ऑल अदर सप्लाईज मतलब जो फ्री इंश्योरेंस मिला, ऑन बोर्ड आपको फूड मिला, है ना, एयरपोर्ट लॉन्च सर्विसेज मिली, ये सारी क्या हुई? एंशिलरी सर्विसेज। तो रेट कौन सा लगाएंगे? जो आपका ट्रैवल पे, ठीक है, टिकट पे जो रेट लगा वही टोटल अमाउंट पे रेट लगेगा। फाइन, ठीक है। मिक्स सप्लाई भी हमने समझ लिया, इसमें रेट कौन सा लगता है? जो हाईएस्ट रेट होता है वो, जो आपने कॉम्बिनेशन सप्लाई किया गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें जो हाईएस्ट रेट होगा वो किस में लगेगा? मिक्स सप्लाई के केस में लगेगा। ठीक है, मिक्स सप्लाई मींस टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supplies does not constitute a composite supply। इसमें भी क्या है? दो या दो से ज्यादा क्या कर रहे हो आप? गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन सप्लाई कर रहे हो, और जो कॉम्बिनेशन आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या है? वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। क्या बोला है? इट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, वो क्या है? कंपोजिट सप्लाई नहीं है, तो ही क्या होगा? वो मिक्स्ड सप्लाई होगा। अब कंपोजिट सप्लाई नहीं है ऐसा कैसे पता पड़ेगा? उसमें कोई भी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी प्रिंसिपल सप्लाई और एंशिलरी सप्लाई जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब जितने भी सप्लाईज हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। फाइन, अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब प्रिंसिपल सप्लाई पे बाकी के एंशिलरी सप्लाईज डिपेंडेंट हैं, तो उस केस को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट सप्लाई। और ऐसा अगर नहीं है, मतलब सारे के सारे सप्लाईज जो आप सप्लाई कर रहे हो, जो कॉम्बिनेशन आप सप्लाई कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सारे अगर इंडिपेंडेंट है, तो आप क्या कहोगे? इसको मिक्स्ड सप्लाई। फाइन, द इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। ठीक है, जो सप्लाईज आप कर रहे हो वो क्या है? इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और नेचुरली बंडल्ड नहीं है। How to determine if a particular supply is mixed supply? In order to identify if a particular supply is a mixed supply, the first requisite is to rule out that the supply is composite supply। ठीक है, सबसे पहले आपको पता करना है कि ये composite supply नहीं है, तभी क्या होगा? वो mixed supply। How to determine the tax rate?
A mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as a supply of the particular supply that attracts highest rate of tax. मतलब जो भी कॉम्बिनेशन आप सप्लाई कर रहे हो उसमें से जिस गुड्स या सर्विस का रेट हाईएस्ट होगा उसी को हम क्या मानेंगे, टोटल वैल्यू का टैक्स रेट, ठीक है। और वो रेट हम टोटल वैल्यू बेसिक वैल्यू पे अप्लाई कर देंगे। फाइन। एग्जांपल, सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ फूड्स, स्वीट्स, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, एरेटेड ड्रिंक एंड फ्रूट जूसेस व्हेन सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस। इन सभी जो सप्लाईज है उनको क्या किया, सिंगल प्राइस पे सेल किया, इज अ मिक्स्ड सप्लाई। वो मिक्स सप्लाई है। क्यों? इनमें से क्या कोई प्रिंसिपल सप्लाई है? नहीं है। क्या कोई एंशिलरी सप्लाई है? नहीं है। इन सबको क्या कर सकते हो आप, इंडिविजुअल सप्लाई भी तो कर सकते हो। फ्रूट्स अलग से बेच सकते हो, ड्रिंक्स अलग से बेच सकते हो, जूसेस अलग से आप सेल कर सकते हो, ठीक है। सो ईच ऑफ दिस आइटम्स कैन बी सप्लाइड सेपरेटली एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर। फाइन। नेक्स्ट, a shopkeeper selling storage water bottles along with refrigerator. Bottles and the refrigerator can be easily priced and sold independently and are not naturally bundled. So such supplies are mixed supplies. Next, a house is given on rent. House को क्या दिया, रेंट पे दिया है, through a single rent deed. One floor of which is to be used as residence. डबल फ्लोर का घर है, ठीक है। एक फ्लोर किसके लिए यूज होगा, रहने के लिए, एंड अदर इज फॉर हाउसिंग अ प्रिंटिंग प्रेस। दूसरा किसके लिए, प्रिंटिंग प्रेस के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। एट अ लम्प सम रेंट अमाउंट। सच रेंटिंग फॉर टू डिफरेंट पर्पसेस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये क्या है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ, नेचुरली बंडल्ड नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। मतलब जो आपने रेंट किया, आधा किसके लिए किया, रेसिडेंस के लिए, आधा किसके लिए किया, कॉमर्शियल के लिए, तो दोनों का आप अलग अलग भी सप्लाई कर सकते हो। फाइन। तो कॉमर्शियल रेंटिंग पे ज्यादा रेट टैक्स लगेगा कि रेसिडेंशियल रेंटिंग पे, जिसमें जो रेट जिसका हाईएस्ट होगा वही किस पे अप्लाई होगा, टोटल रेंट अमाउंट पे। मान लीजिए 15,000 का रेंट लिया और उसने एक फ्लोर रेसिडेंस के लिए लिया, एक फ्लोर कॉमर्शियल के लिए, तो 15,000 पे जो टैक्स रेट लगेगा वो कौन सा होगा। मान लीजिए रेसिडेंशियल रेंटिंग टैक्स फ्री है और कॉमर्शियल रेंटिंग है 18% पे, तो टैक्स रेट कौन सा लगेगा, 18%। किस पे, पूरे के पूरे 15,000 रुपए पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है। फाइन। सो देयर इज वन अमेंडमेंट दैट वी नीड टू रीड। अमेंडमेंट इज अबाउट लेवी ऑफ जीएसटी ऑन द सर्विस ऑफ डिस्प्ले ऑफ नेम और प्लेसिंग ऑफ नेम प्लेट्स ऑफ द डोनर इन द प्रीमाइसेस ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन receiving donations or gifts from individual donors। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इफ अ पर्सन इज डोनेटिंग टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और डोनेशन देने पे अगर उस पर्सन का नाम या नेम प्लेट वो ऑर्गेनाइजेशन अपने किसी वॉल पे लगाता है, ठीक है, तो जो नाम उसने अपने वॉल पे लगाया या उस पर्सन का कोई डिस्क्रिप्शन अपने वॉल पे दिया, ठीक है, उस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया दैट शुड नॉट अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द डोनर। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने 1 करोड़ डोनेट किया, ठीक है, XYZ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेम प्लेट बनवाया जिसमें मिस्टर ए का नाम और मिस्टर ए का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया, ठीक है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया, इफ सो डज इट अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ Mr. A's business? If it amounts to promotion of Mr. A's business, then such charity of 1 crore is taxable। मतलब जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 1 करोड़ रिसीव किए उसको जीएसटी भी कलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं किया है तो 1 करोड़ में से जीएसटी पोर्शन अलग करके
इंक्लूसिव मतलब 1 करोड़ को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान के जो भी जीएसटी अमाउंट आएगा उसको किसको पे करना पड़ेगा? टैक्स डिपार्टमेंट को पे करना पड़ेगा। इफ इट डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस प्रमोशन ऑफ मिस्टर ए तो इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट। मिस्टर ए ने डोनेट किया चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 1 करोड़ रुपए। उसने मिस्टर ए का जो डिस्क्रिप्शन दिया, जो नेम प्लेट बनाया, ठीक है, उसमें अगर इफ इट डज नॉट अमाउंट टू प्रमोशन ऑफ मिस्टर एज बिजनेस तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट अमाउंट्स टू प्रमोशन ऑफ मिस्टर एज बिजनेस तो 1 करोड़ क्या माना जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट। और जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसको 1 करोड़ रुपए जो भी टैक्स अमाउंट बनता है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, रीड करते हैं। इंडिविजुअल डोनर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प और एनी अदर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और गिफ्ट to institutions such as religious institutions, charitable organizations, schools, hospitals, orphanages, old age home, etc. Recipient institution place a nameplate or similar acknowledgement in the premises to express the gratitude. ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसने वो डोनेशन रिसीव किया वो टू एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड यानी टू बी थैंकफुल टू द डोनर क्या करते हैं? उनका नेम प्लेट अपने प्रीमाइसिस में लगवाते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या लिखते हैं? थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ठीक है, सो व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन द रेसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्रीमाइसिस इन सच अ मैनर which can be displayed to be an expression of gratitude and public recognition of donors act of philanthropy. क्या बोला है? name is displayed just to express gratitude and public recognition of donors act and is not aimed at giving publicity to the donor. उसको publicity देने के लिए नहीं, बल्कि केवल किस लिए? just to express the gratitude in such a manner that it would be an advertising or promotion of his business. Then it can be said that there is no supply of service for a consideration. मतलब उसके बिजनेस या उसको प्रमोट करने के लिए जो नेम प्लेट है वो लगाया नहीं गया है। वो किस लिए लगाया गया है? जस्ट टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड टू बी थैंकफुल टू द डोनर, मतलब मिस्टर ए हमारे एग्जाम्पल में। फाइन। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द डोनेशन और गिफ्ट टू डू एनीथिंग, देयरफॉर देयर इज नो जीएसटी लायबिलिटी ऑन सच कंसिडरेशन। अगर बिजनेस प्रमोशन के लिए नहीं है, डोनर की पब्लिसिटी के लिए नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Some example of the cases where there would be no taxable supply are as follows. ठीक है, कुछ examples दिए हैं। Good wishes from Mr. Rajesh printed underneath a digital blackboard donated by Mr. Rajesh to the charitable yoga institution. Charitable yoga institution है, ठीक है, उसको मिस्टर राजेश ने क्या दिया है? ब्लैकबोर्ड दिया है, डिजिटल ब्लैकबोर्ड, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर राजेश। So this is just to express gratitude and good doings of Mr. Rajesh. उसको उसका पब्लिसिटी और उसके बिजनेस की पब्लिसिटी करने के लिए ये नहीं लिखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, डोनेटेड बाय श्रीमती मालती देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर, रिटन ऑन द डोर और फ्लोर ऑफ अ रूम और एनी पार्ट ऑफ अ टेम्पल कॉम्प्लेक्स विच वॉज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सच डोनेशन। मालती देवी की डोनेशन से बनाया गया एक टेम्पल या कोई प्रीमाइसिस जिसके वॉल पे क्या लिखा था या फ्लोर पे क्या लिखा था? डोनेटेड बाय मालती देवी इन मेमोरी ऑफ हर फादर। सो इन ईच ऑफ दिस एग्जाम्पल्स it may be noticed that there is no reference or mention of any business activity of the donor which otherwise would have got advertised. ठीक है, thus where all the three conditions are satisfied, namely gift or donation is made to a charitable organization, payment has the character of gift or donation. ठीक है, डोनेशन किया गया है और जो पेमेंट किया गया है वो किस इंटेंशन से किया गया है? डोनेशन के इंटेंशन से, एंड द पर्पज इज फिलेंथ्रोपिक, मतलब इट डज नॉट लीड टू एनी कॉमर्शियल गेन। बिजनेस प्रमोशन के लिए डोनेशन नहीं किया गया है। ठीक है, एंड नॉट एडवर्टाइजमेंट, जीएसटी इज नॉट लेविएबल। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? सो वी आर डन विद योर चैप्टर 2।